नमस्कार दोस्तों, बोर्ड एग्जाम की डेट डिक्लेयर हो चुकी हैं। सबसे पहले सीबीएसई ने डेट अनाउंस की है और धीरे धीरे स्टेट बोर्ड्स भी अपनी डेट अनाउंस कर रहे हैं। अब एक महीने से कम का समय रह गया है और उस समय के आखिर में होगा 3 घंटे का बोर्ड एग्जाम। तो कैसे इस एक महीने में उन 3 घंटों की तैयारी करें, कैसे प्रिपेयर करें, कैसे प्रैक्टिस करें, कैसे अपने को संभालें, कैसे अपने को तैयार करें, ये वीडियो इसी से संबंधित है। तो सबसे पहले मैं एक कॉन्सेप्ट पे बात करना चाहता हूं। बहुत लोगों को गलतफहमी रहती है कि अच्छे मार्क्स का मतलब अच्छा नॉलेज होता है। नहीं, अच्छे मार्क्स ये दिखाता है कि आपने कितनी अच्छी स्ट्रेटेजी से पढ़ाई की है और कितना अच्छा उस 3 घंटे में लिखा है। तो किसी के अगर अच्छे मार्क्स हैं तो कोई जरूरी नहीं कि उसके अच्छा नॉलेज भी हो। और ये वीडियो अच्छे नॉलेज से संबंधित नहीं है। ये वीडियो एग्जाम के लिए कैसे अच्छे मार्क्स लाए जाएं, कैसे उसके लिए उन अच्छे मार्क्स के लिए स्ट्रेटेजी बनाई जाए, ये वीडियो उससे संबंधित है। बोर्ड एग्जाम के इस आखिरी महीने में कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर हैं जिन पे अगर ध्यान दिया जाए तो ये हमारी स्ट्रेटेजी में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करेगा। सबसे पहला है स्लीपिंग हैबिट, सेकंड फूड हैबिट, थर्ड आप स्टडी किस पैटर्न में कर रहे हैं, और फोर्थ आपका आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, वो आपके पढ़ाई में बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट करेगा। 6 से 7 घंटे की नींद किसी भी स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ाई से पहले कम सोना प्रेफर करते हैं, जो आपके लिए बहुत हानिकारक सिद्ध हो सकती है, क्योंकि एक अच्छी ग्रैस्पिंग पावर के लिए एक अच्छी नींद, एक स्वस्थ मस्तिष्क का होना बहुत जरूरी है। तो आपकी स्लीपिंग साइकिल 90 मिनट की होती है, यानी 1.5 घंटा। तो कभी भी अगर आप दिन में सोएं या नैप लें तो हमेशा 1.5 घंटा या उसके डेरिवेटिव में लें, कभी भी 1 घंटा या 2 घंटा ना सोएं। सोना हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सोने में कोई कोताही ना करें। अच्छी नींद आपकी अच्छी दिमाग के लिए बहुत जरूरी है। खाना हमारी जिंदगी का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह महत्वपूर्ण हिस्सा और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब हमारा कोई इंपॉर्टेंट टाइम हो। तो इस आखिरी एक महीने में क्या खाएं क्या ना खाएं, इस पे थोड़ा बात कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस महीने कोई भी भारी चीज ना खाएं। आप हैवी डाइट बिल्कुल मत लें, जंक फूड अवॉइड करें, कॉफी का अत्यधिक सेवन ना करें या हानिकारक हो सकती है। अगर आपको पेय पदार्थ लेने हैं तो ग्रीन टी का सेवन करें। आपको यह ध्यान रखना है कि अपने पानी की प्रचुर मात्रा शरीर में हो। पानी की प्रचुर मात्रा आपको हेल्दी रखेगी। इस दौरान खाने में हल्का फूड लें और ध्यान रखें कि आपके खाने में प्रचुर प्रोटीन हो, तो आपके कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने में मदद करेगा। हमारे आसपास का एनवायरनमेंट हमारी मेंटल हेल्थ पे बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करता है और इस बोर्ड एग्जाम से पहले इस आखिरी एक महीने में हमें अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। तो कुछ फैक्टर हैं जिन्हें अगर हम ध्यान रखेंगे तो अपनी मेंटल हेल्थ को सुधार सकते हैं, क्योंकि मेंटल हेल्थ का डायरेक्ट रिलेशन हमारे इमोशन से होता है। और अगर हमारे इमोशंस फ्लक्चुएट करेंगे, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करेंगे, तो ये हमारी कंसंट्रेशन पावर पे इफेक्ट करेंगे, जिससे हमारी पढ़ाई पे नुकसान होगा। अवॉइड नेगेटिव पीपल। सबसे पहले ये ध्यान देने की जरूरत है कि हमारे आसपास जो भी नेगेटिव लोग हैं उनसे दूरी बना के रखिए। उनसे बात कम से कम हो तो ये बहुत अच्छा है, और इस महीने तो बहुत अच्छा है। ये लोग हमारे इमोशंस पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट करते हैं और हमें ऐसे लोगों से इस दौरान दूर रहना है, ऐसे सवालों से दूर रहना है, ऐसे जवाबों से दूर रहना है जो हमारे आसपास नेगेटिविटी फैलाते हैं। बोर्ड एग्जाम से पहले आखिरी महीने में हम फोन को अवॉइड कर सकते हैं। हम लॉन्ग कॉल्स को अवॉइड कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस को अवॉइड कर सकते हैं, एसएमएस को अवॉइड कर सकते हैं, गेम्स को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी कॉल, कोई भी फोन की एक्टिविटी हमारे कंसंट्रेशन को डेविएट करने में मदद करती है। तो हम जितना फोन से दूरी बनाए रखेंगे, हमारा ध्यान केंद्रित रहेगा। जो सोशल मीडिया से इस महीने दूरी बनाए रखिए। ना फेसबुक कहीं जाने वाला है, ना इंस्टाग्राम कहीं जाने वाला है, ना यूट्यूब कहीं जाने वाला है। ये दुनिया आपको एक महीने के बाद, एग्जाम के बाद दोबारा मिल जाएगी। तो इस महीने सोशल मीडिया को बिल्कुल बाय बाय कहिए, ये आपको मदद करेगा। ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, अपने शरीर को हाइड्रेट रखें। ये आपकी मेंटल हेल्थ को, आपका शरीर हाइड्रेटेड रहेगा तो आपका पढ़ाई में अच्छे से मन लगेगा। हल्की फुल्की एक्सरसाइज आपके बॉडी को स्वस्थ रखेगी, तो आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज कीजिए और योगा भी कीजिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपके कंसंट्रेशन बढ़ाने में मदद करेगी। और हाँ,
अगर आप जिम फ्रीक हैं या जिम जाते हैं तो इस महीने बिल्कुल भी जिम मत जाइए, ये आपके शरीर को थकाने का काम करेगा। तो बिल्कुल भी भारी एक्सरसाइज मत कीजिए, हल्की फुल्की एक्सरसाइज आपको स्वस्थ रखने में मदद करेगी। इस दौरान बिल्कुल भी रिजल्ट के बारे में मत सोचिए। बहुत लोग पढ़ते हुए रिजल्ट के बारे में सोचते हैं, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। रिजल्ट कैसा होगा, क्या होगा, इसके बारे में बिल्कुल मत सोचिए। आप तैयारी कर रहे हैं उन 3 घंटे के लिए। 3 घंटे में आप कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कितना अच्छा लिखेंगे, इस पे आपका कंट्रोल है। तो आप तैयारी कीजिए अपने एग्जाम की, ना कि अपने रिजल्ट की। रिजल्ट के बारे में सोचना आप में नेगेटिविटी लाएगा, जो आपके पढ़ाई को इंपैक्ट करेगा, जो इस दौरान बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इस आखिरी महीने में पढ़ाई कैसे करें? हम लोगों ने बात की खाने पे, हम लोगों ने बात की सोने पे, हम लोगों ने बात की आसपास के एनवायरनमेंट पे, पर जिससे मार्क्स आएंगे पढ़ाई, वो कैसे करें? आप टाइम टेबल से पढ़िए। इस आखिरी महीने में अपने टाइम टेबल में सारे सब्जेक्ट को इक्वल स्पेस दीजिए। इक्वल स्पेस देने से आपकी तैयारी अच्छी होगी और सारे सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज देने से आप उन सब्जेक्ट पे भी कंसंट्रेट कर पाएंगे जिन्हें आपने साल भर उतने अच्छे से नहीं पढ़ा है। इस दौरान सारे सब्जेक्ट पढ़िए, चाहे आप उन्हें 1 घंटा, आधा घंटा, कुछ भी टाइम अलॉट करें, पर सारे सब्जेक्ट को पढ़ना बहुत जरूरी है। ये आपके मार्क्स को कंट्रीब्यूट करेंगे। और पिछले 5 साल के पेपर्स को अच्छी तरीके से देखिए। ये 5 साल के पेपर एक तो पहले आपकी स्ट्रेटेजी बनाने में मदद करेंगे और दूसरा आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से समझा पाएंगे। इससे आपको पता चल पाएगा कि किस टॉपिक को कितना इंपॉर्टेंस देना है, किस टॉपिक को कितना पढ़ना है और किन टॉपिक्स को अवॉइड किया जा सकता है। ये पिछले 5 साल के पेपर, खासकर स्टेट बोर्ड में बहुत बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, बहुत बार पूरे का पूरा क्वेश्चन पेपर रिपीट हो जाता है। तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है। जिन सब्जेक्ट्स में आपको लॉन्ग आंसर लिखने होते हैं उन पे लिख के प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बहुत बार हमें टॉपिक्स याद तो रहते हैं, आंसर याद तो रहते हैं, पर लिखने की प्रैक्टिस ना होने की वजह से हम उन्हें बोर्ड के एग्जाम में 3 घंटे में नहीं लिख पाते हैं। तो अगर हम लिखने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमें टॉपिक याद तो रहेगा पर हम उसे लिख नहीं पाएंगे। तो हमेशा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की तैयारी लिख कर करें, ये आपको ज़्यादा फायदा देगा। सुबह का समय याद करने के लिए बहुत अच्छा समय रहता है, तो ऐसे समय का उपयोग उन सब्जेक्ट्स के लिए करें जिनमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। खाना खाने के बाद अधिकतर उन सब्जेक्ट्स को चुनें जिनमें प्रैक्टिस करना होता है, और अगेन रात में सोने से पहले उन टॉपिक्स को देखें जिनमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन याद करने होते हैं। तो ये आपको मदद करेगा क्वेश्चंस को रिवाइज करने में और याद रखने में। इस आखिरी के 1 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट पेपर्स, अनसॉल्व पेपर की प्रैक्टिस कीजिए। ये आपकी स्पीड बढ़ाने में, आपके बोर्ड एग्जाम के 3 घंटे में स्पीड बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। इससे एक तो आपका रिवीजन होगा और दूसरा आप अपनी स्पीड मेंटेन कर पाएंगे। जिन विषयों में डायग्राम और चार्ट्स होते हैं इस आखिरी महीने में उन पे बहुत ध्यान दीजिए, उन्हें प्रैक्टिस कीजिए। जैसे बायोलॉजी, स्टैटिक्स, जियोलॉजी, इन विषयों में मार्क्स अच्छे आते हैं अगर आपकी डायग्राम पे अच्छी पकड़ है। सारे विषयों को उसके करिकुलम के हिसाब से और अपने नोट्स, अनसॉल्व पेपर के हिसाब से घंटों में बांट दीजिए। आप गैस कर ही लेंगे कि कितनी देर में ये टॉपिक हो जाएगा, तो उस हिसाब से पढ़िए और उस टॉपिक को उतनी ही देर दीजिए। इससे आपको एक बार उसे पहले टाइम पढ़ने में आसानी होगी, साथ में रिवाइज करने में भी बहुत आसान होगा और आप अपनी स्पीड को मेंटेन रख पाएंगे। इस 1 महीने में नई चीजें बिल्कुल भी मत पढ़िए, नए टॉपिक्स बिल्कुल भी मत उठाइए। आपने जिन टॉपिक्स को पहले पढ़ा है, जिन पे आपकी थोड़ा पकड़ है, आपको उनको और मजबूत करना है। नए टॉपिक्स आप में कंफ्यूजन पैदा करेंगे। तो हमने बात की खाने की, सोने की, पढ़ने की और अपने एनवायरनमेंट की। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा, और अगले वीडियो में आप क्या चाहते हैं ये भी अपना बताइएगा। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, बोर्ड एग्जाम का सीजन शुरू हो चुका है और जितने मुंह उतनी बातें। सब लोग कुछ ना कुछ एडवाइस देते ही हैं कि ये करो, वो ना करो। हमारे पिछले वीडियो में हम लोगों ने बताया था कि कैसे बोर्ड एग्जाम के आखिरी 1 महीने में तैयारी करें। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं। पर वो रेस की तैयारी करने जैसा है। अल्टीमेट रेस तो है 3 घंटे का वो पेपर, बोर्ड का पेपर। तो उस पेपर में कैसे हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, उस 3 घंटे में क्या करें क्या ना करें, ये वीडियो इसी से संबंधित है। इस वीडियो के आखिर में है एक बोनस टिप, और वो बोनस टिप
आरटीआई आने के बाद अधिकतर लागू होती है। तो क्या है वो बोनस टिप, ये जानने के लिए इस वीडियो पे बने रहिए। और हाँ, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ ये शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो क्या है वो बोनस टिप, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। क्वेश्चन पेपर जब हाथ में आए तो बाकी सब चीजें रोक दीजिए। सीबीएसई ने आपको 15 मिनट दिए हैं क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ने के लिए, बट उन स्टेट बोर्ड में जहां पे अलग से टाइम अलॉटेड नहीं है, फिर भी आप 5 से 10 मिनट लीजिए पेपर को अच्छे से पढ़ने में। यह आपको रोड मैप बनाने में मदद करेगा, कौन से क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना है और कौन से क्वेश्चन को बाद में। यह आपको स्ट्रेस की सिचुएशन में जाने से बचाएगा। सबसे पहले उन क्वेश्चंस को हल कीजिए जिनमें आप सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं। यह आपका पेपर सॉल्व करने का कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, और साथ में आपको टाइम भी मिल जाएगा कि जिन क्वेश्चंस के आपको आंसर कम आते हैं या आंसर थोड़ा ब्लर है, तो यह आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा और आपको आंसर लिखने में ज्यादा मदद मिलेगी। क्वेश्चन के मार्किंग पैटर्न के हिसाब से अपने आंसर डिजाइन कीजिए। आप देखिए कि 1 नंबर के क्वेश्चन में कितना लिखना है और 2 नंबर के क्वेश्चन में कितना लिखना है, लॉन्ग आंसर टाइप में कितना लिखना है। अधिकतर क्वेश्चन पेपर में वर्ड लिमिट लिखी रहती है, तो आप वर्ड लिमिट का ध्यान रखते हुए अपना क्वेश्चन डिजाइन कीजिए। अगर वर्ड लिमिट नहीं लिखी है तो क्वेश्चन के मार्किंग पैटर्न के हिसाब से अपना आंसर डिजाइन कीजिए। आपको यह ध्यान रखना है कि कहीं आपका एक ही क्वेश्चन ज्यादा टाइम ना ले ले। ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हुए जिनमें इंटरनल चॉइस है तो अपना डिसीजन स्मार्ट बनाएं। ये स्मार्ट डिसीजन क्या है? सबसे पहले उन दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए। आप देखिए कि आप किस क्वेश्चन को ज्यादा अच्छा लिख सकते हैं, आपको किस क्वेश्चन की ज्यादा क्लैरिटी है, ये ध्यान देने वाली बात है। अगर किसी इंटरनल चॉइस क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि इसके आंसर में डायग्राम है, तो उस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि डायग्राम वाले क्वेश्चन में अगर आप क्लियर हैं और डायग्राम सही है तो मार्क्स कटने के चांसेस कम होते हैं। क्वेश्चन पेपर के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, खोने को कुछ नहीं है और पाने को सारा जहां। तो बहुत बार बहुत लोग अपने जिन क्वेश्चंस को आते हैं केवल उन्हें ही अटेम्प्ट करते हैं, बट नहीं, आप कोई भी क्वेश्चन छोड़िए मत, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता है तो उसके बारे में, उस क्वेश्चन के बारे में आपने क्लास में कहीं सुना होगा, आपने अनसॉल्व में कुछ देखा होगा, या रास्ते में आते हुए कोई स्टूडेंट बात कर रहा होगा, कुछ ना कुछ तो आप उसके बारे में जानते होंगे। इन क्वेश्चंस को आखिरी में अटेम्प्ट कीजिए, तो पॉसिबिलिटी है कि टीचर कॉपी बंद करते करते आखिर में 1-2 नंबर पकड़ा जाए। आंसर सीट को नीट एंड क्लियर रखना आपकी जिम्मेदारी है। ब्लू पेन, ब्लैक पेन के अलावा लिखने के लिए कोई तीसरा पेन इस्तेमाल ना करें। हमेशा डायग्राम पेंसिल से बनाएं, डायग्राम कभी पेन से अटेम्प्ट ना करें। आपकी आंसर सीट जितनी नीट एंड क्लियर होगी उतना ही आसान होगा एग्जामिनर को आपकी शीट में मार्क्स देना। जिन क्वेश्चन के आंसर में डायग्राम बनाए जा सकते हैं या चार्ट बनाए जा सकते हैं, तो उन क्वेश्चन में जरूर डायग्राम या चार्ट बनाएं। ऐसे क्वेश्चन में एग्जामिनर ये देखता है कि इस क्वेश्चन में आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, तो उसमें मार्क्स कटने के चांसेस कम रहते हैं। क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के दौरान पैनिक ना करें। यह बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से आते हों। आपको जितना आता है, जैसे आता है, आप उस हिसाब से क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कीजिए, बिल्कुल भी पैनिक मत कीजिए। बोर्ड एग्जाम के दौरान स्पीड को मेंटेन रखें, घड़ी पर नजर रखें, हर घंटे यह चेक करें कि आपने कितना पेपर कर लिया है और कितना बाकी है। घड़ी पर नजर आपको इनिशियल फेज में बनाए गए रोड मैप को अचीव करने में मदद करेगी। आप आंसर शीट में स्लैंग लैंग्वेज का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें और ना ही शॉर्ट फॉर्म्स का इस्तेमाल करें। आप आंसर शीट लिख रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज या फेसबुक पोस्ट नहीं। बोर्ड एग्जाम के आखिरी 5 से 10 मिनट में लिखना बिल्कुल बंद कर दीजिए। ये वो मौका है जब आप देखेंगे अपने आंसर शीट में क्या रोल नंबर सही से लिखा हुआ है, क्या आपने डायग्राम नीट एंड क्लीन बनाए हैं, क्या अगर एडिशनल कॉपी ली थी तो क्या वो सही से जुड़ी हुई है, जो रफ वर्क किया था क्या उसे सही से काट दिया गया है। और जब आप कॉन्फिडेंट हो जाएं कि ओके मेरी कॉपी बिल्कुल सही है, तो आप वो एग्जामिनर को सबमिट कर दें। तो आखिरी बोनस टिप, अगर आपके एग्जाम पेपर में कोई आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ जाता है तो उस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि अगर बाद में हंगामा होता है और बोर्ड रियलाइज करता है कि क्वेश्चन पेपर आउट ऑफ सिलेबस था या क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था, तो वो जिन भी बच्चों ने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है तो उसे फुल मार्क्स देता है। तो हो सकता है आपका फायदा हो जाए। हाँ, ध्यान रखिए, ये बार बार नहीं होता, कभी कभी होता है, पर आजकल ये बहुत हो रहा है। तो बेस्ट विशेस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। होप ये टिप्स
आपको मदद करेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने में। तो कोई अगर आपके भी टिप्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा, हम उन्हें अपने अगले वीडियो में शामिल करेंगे और हाँ, अपने फेसबुक पेज से भी शाउट आउट देंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, बोर्ड एग्जाम सीरीज में आपका स्वागत है। हमने अपने पिछले 2 वीडियोस में बताया कि कैसे बोर्ड एग्जाम के आखिरी महीने में तैयारी करें और दूसरे वीडियो में हम लोगों ने बात की कि बोर्ड एग्जाम के उन 3 घंटों में किस रणनीति से एग्जाम का पेपर दें कि आप ज्यादा से ज्यादा अच्छे नंबर ला सकें। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई बटन पे जाके क्लिक करें, आपको वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। उसके साथ ही उन वीडियोस के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिए हैं, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों को और जानने वालों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आज की शुरुआत हम कर रहे हैं गणित विषय के साथ। गणित यानी मैथ्स। मैथमेटिक्स हमारी जिंदगी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और हमारी जिंदगी का, खासकर बचपन की बात करें तो बहुत बड़ा हवा भी होता है। सब लोग मैथ से बहुत डरते हैं और मैं तो बहुत ही ज्यादा डरता था। तो उस डर से पार पाने के लिए आज हम बात करने वाले हैं रमेश भट्ट जी के साथ। रमेश भट्ट जी अध्यापक हैं राजकीय इंटर कॉलेज बैल पड़ाव, नैनीताल जिले में। उनके पास 30 साल से ज्यादा अध्यापन का अनुभव है और खासकर बात करें गणित की तो 12 साल से ज्यादा उन्हें गणित पढ़ाने का अनुभव है। तो आइए बात करते हैं रमेश भट्ट जी के साथ। सर, गणित का हवा स्टूडेंट लाइफ में सबसे बड़ा हवा होता है, तो आपको क्या लगता है इस हवे की क्या वजह है? सर एक्चुअली ये एक हमने मानसिकता बना दी है कि गणित कठिन विषय है। मेरे हिसाब से सबसे आसान विषयों में मैं देखता हूँ गणित को। मैंने उन बच्चों से भी बातचीत की जो बच्चे गणित में बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो उनका मानना था सर हमें तो गणित जो है बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने बेटा क्यों लगता है? फिर मैंने कहा सर है ही क्या इसमें, इसमें तो बस जोड़ घटाने गुणा भाग और कुछ याद भी नहीं करना पड़ता, बहुत ज्यादा लिखना भी नहीं पड़ता, इसमें नंबर भी अच्छे आते हैं। और उन बच्चों से भी बात की जो बच्चे कमजोर थे, तो उनका भी मानना यही था कि सर हम स्टार्ट से ही जो शुरुआत ही हमारी गलत हो गई, हम शुरू से ही जो है इस चीज को नहीं समझ पाए। तो अब जो है, अब जब हम क्वेश्चन देखते हैं तो कुछ समझ ही नहीं आता। यानी उनको सर बेसिकली जो है, जो बेस उनका था वो बहुत ही कहना चाहिए कि बहुत कमजोर रहा अभी भी। तो ये है वैसे कहीं पर भी गणित जो है इस प्रकार का हवा नहीं है। लेकिन उसको सर बात यह है कि उसका जो प्रेजेंटेशन है, जो स्टार्टिंग है, उसकी अवधारणाएं जो है, जो बेसिक चीजें हैं, वो बच्चों के समझ में ढंग से नहीं आती हैं। तो इसलिए वो जो है कठिन लगता है बच्चों को। सर, बोर्ड एग्जाम में मैथ्स का पेपर मार्क्स अचीव करने के हिसाब से क्या मायने रखता है? सर मैथ तो जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट है। स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मैक्सिमम आपने देखा होगा जिस बच्चे की परसेंटेज अच्छी रहती है तो उसके मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा नंबर होते हैं। तो अंकों के हिसाब से तो बोर्ड एग्जाम में मैथ का बड़ा महत्व है। इसमें सबसे बहुत बेसिक चीजें भी अगर आप की करेंगे तो भी आपको जो है स्टेप वार नंबर, आजकल जो है खंड खंड में आपको नंबर मिलते हैं। आप स्टार्ट कर रहे हैं तब भी आपको कुछ न कुछ दिया जाएगा। आप आधा कर रहे हैं तो आधा नंबर, और आप 1/3/4 कर रहे हैं तो उस हिसाब से मार्किंग होती है। तो नंबरों के हिसाब से, अंकों के हिसाब से अगर कहा जाए तो गणित का जो पेपर है वह टोटल स्कोर भी बढ़ाता है। और मैक्सिमम बच्चों में यही मैंने देखा अपना कि बच्चे जो हैं मैथ में नंबर, जिनकी परसेंटेज अच्छी रहती है तो अच्छे नंबर लाते हैं। सर, स्टेट बोर्ड की खासकर अगर बात करें तो सबसे ज्यादा बच्चे मैथ्स में फेल होते हैं, तो क्या रणनीति बनाएं कि खासकर कम मार्क्स भी आए पर ये पड़ाव पार हो जाए? जी सर। तो सर अगर टॉपिक के हिसाब से मैं 10th की बात करूं तो जो हमारे रचना वाला पार्ट है, 3 नंबर की रचना आती है। उसमें 2 ही रचना है, एक तो त्रिभुज बनाना, उसके समरूप त्रिभुज की रचना करना, और दूसरा वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना। वो
दो में से एक क्वेश्चन 3 नंबर का हर साल आता है, उसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन भी कहीं है ही नहीं, वो आपको करना पड़ता है। तो इस 3 नंबर के सवाल को मैं तो बच्चों से कहता हूँ कि तुम कभी मत छोड़ना। और दूसरा स्टैटिस्टिक्स से जो 6 नंबर का सवाल आता है, माध्यम माध्यक और बहुलक निकालना, उस पर मैं बहुत जोर देता हूँ कि भाई आपको इसमें जो है क्योंकि 6 नंबर का सवाल है, तो आप टेबल बनाएं, फॉर्मूला याद करके फॉर्मूला लिखें, कैलकुलेशन में कहीं पर गलती भी होती है तब भी आपके 4-5 नंबर आ जाते हैं, अगर पूरा सही है तो 6 नंबर आ जाएंगे। तो ये 2 चैप्टर, और प्रोबेबिलिटी से बहुत इजी क्वेश्चन आता है तो उसको तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। और भी सर मैंने त्रिकोणमिति में भी और आपके ये निर्देशांक ज्यामिति में भी कुछ बहुत कुछ चैप्टर ऐसे हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री में त्रिकोणमिति अनुपात है, 6 त्रिकोणमिति अनुपात है, उससे पूरा आपका 2-3 नंबर का सवाल आ जाता है। दूसरे में फिर क्या है आपके विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात हैं। आप अगर टेबल मैंने बच्चों को ऐसी बताई कि आप जो विशिष्ट कोण है 0, 30, 45, 60 और 90 अंश की टेबल खुद बनाइए, आप बना लीजिए उसको रफ कॉपी में, आपके पास जब बुक होती है तो उसके आधार पर आपके 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। और ऐसे ही आपका निर्देशांक ज्यामिति में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी है, आपको दो सूत्र याद करने हैं, एक दूरी सूत्र, दो बिंदु के बीच की दूरी, और एक विभाजन सूत्र, और एक त्रिभुज का एरिया निकालना। 3 चीजों से आपके 8 से 10 नंबर तक का क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाता है। तो बहुत ज्यादा अगर आप नंबर लाने की बात करते हैं तब तो फिर आपको चैप्टर करने पड़ते हैं, लेकिन केवल आप इस पड़ाव को पार करने वाली बात करते हैं तो सिलेक्टेड ये चैप्टर करके, और पहला चैप्टर है जिसमें आपको खाली एक परिमेय और अपरिमेय संख्या के शांत और अशांत आवर्ती दशमलव ये बताना होता है, ये भी बहुत आसान है। बहुपद वाला चैप्टर भी अच्छा है, लेकिन बहुपद में बच्चे जो है वो एक्स में उलझ जाते हैं कि अब कई बार ये एक्स वाई जेड देख करके बच्चे जो है वैसे ही लग जाते हैं। बीज गणित का पोर्शन जो है बच्चों के सामने बच्चों को पढ़ाना थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है। तो ये सारी बातें जो है बच्चों के सामने, अगर इजी चैप्टर की बात करें तो ये है सर जो मैंने संक्षेप में आपको बताया। सर, बोर्ड एग्जाम में उन बच्चों के लिए क्या रणनीति हो जिनके अच्छे मार्क्स आते हैं और जो हाईएस्ट मार्क्स मैथ्स में अचीव करना चाहते हों? ये है सर, अधिकतम अंक लाने वालों के लिए मेरा ये सुझाव रहता है कि आप जो है पहले जो सेक्शन डी है, खंड 2 जो है हमारा, क्योंकि हमारे खंडवार क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर, जो चैप्टर हैं जो अंकों के हिसाब से जो बटे हुए हैं, तो पहले जो है हमारे सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन आते हैं 1-1 नंबर के, उसमें 5 ऑप्शनल होते हैं और 5 जो है 1-1 शब्दों में उनके उत्तर लिखने होते हैं। 10 मार्क्स के तो 10 क्वेश्चन हो गए। सेक्शन बी में हमारा जो होता है 2-2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन 10 नंबर के प्रश्न 5 वहां भी आते हैं, 20 नंबर हो गए। फिर 3-3 नंबर के सेक्शन सी में आते हैं, सेक्शन सी में 3-3 नंबर के 10 क्वेश्चन आते हैं, 30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। और सेक्शन डी में जो है हमारे 5 क्वेश्चन 6-6 नंबर के आते हैं, 30 नंबर के। इस प्रकार से 30, 30, 20 और 10, ये हमारा जो है 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है। तो इसमें मैं जो बच्चे जो है मैक्सिमम मार्क्स लाते हैं, तो उनके लिए मेरी सलाह ये है कि आप सेक्शन डी से शुरुआत कीजिए, क्योंकि वो ज्यादा नंबर आपको देंगे। सेक्शन डी में आप जो क्वेश्चन आपको आता है, ये नहीं कि आप सारा सेक्शन बना दो। अब सारा सेक्शन अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर किसी क्वेश्चन में आप समझते हैं कि ये इसमें मैं उलझने वाला हूँ तो उसको आप छोड़ दीजिए और फिर सेक्शन सी में आइए। और आपका सेक्शन बी भी कम ही आपको उसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होते हैं। और सेक्शन ए में तो आप जो है सेक्शन ए को तो विद इन 15 मिनट 10 मिनट में आप कर सकते हैं। तो बड़े क्वेश्चनों को अगर हम पहले से फिर आराम से, कई बच्चे क्या होते हैं कि बहुत आराम से काम करना शुरू करते हैं सेक्शन ए बी सी और डी में जाते जाते उनका टाइम जो है फिर कम लगने लगता है कि वही क्वेश्चन जो है उनको ज्यादा नंबर देने वाले होते हैं, उनको हम उतना समय नहीं दे पाते। तो एक स्ट्रेटजी ये भी हो सकती है सर कि आप सेक्शन डी, फिर सी, फिर बी और फिर ए बनाइए। ये भी हम बच्चों पर आजमाते हैं और इसमें काफी बच्चों ने जो है काम किया है, तो उनके मार्क्स भी बढ़े हैं। बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करते हुए आपके क्या अनुभव रहे? गणित में अधिकतर क्या बच्चे गलतियां करते हैं जिनसे उनके मार्क्स कटते हैं? तो सर मैं कह रहा हूँ कि कॉपी चेक करते हुए मुझे जो अनुभव मिला, वहां पर बच्चों ने
बहुत अच्छे बच्चों ने भी वही कैलकुलेशन में गलतियां की थी, मतलब कि वो वही जोड़ घटाने गुणा भाग में उलझ गए और लास्ट आंसर तक नहीं पहुंच पाए। हालांकि उन्होंने स्टेप सही किए और वहां जो है वो गलती कर बैठे। और दूसरी चीज, दो चीजों की गलतियां वहां पर मेरे को नजर आई। एक तो बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है किसी भी चीज के प्रति। जैसे आप समरूप त्रिभुज वाला ही चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें ये समरूप आकृतियां क्या होती हैं, बच्चा उस चीज को, उसकी जो बेसिक अवधारणा है उस चीज को ना समझ करके सीधे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके एक्सरसाइज कर लेता है। लेकिन एक्चुअल चीज जो कभी कभी क्या होता है कि बहुत छोटी चीजें पूछ दी जाती हैं चैप्टर से संबंधित, तो वो चीजें बच्चे की रह जाती हैं। तो बच्चे ने यही गलतियां की हैं कि कैलकुलेशन में गलती की है। जो अच्छा बच्चा होता है उसकी कॉपी देखने में थोड़ा टाइम लगता है सर, उसको जो है क्योंकि मार्क्स जो है स्टेप वार भी देने पड़ते हैं। और आखिर में क्या संदेश देना चाहते हैं आप इस साल जो बोर्ड एग्जाम का पेपर दे रहे हैं उन बच्चों के लिए? मेरा बच्चों से यही मैसेज होगा कि सबसे पहले तो आप अपने दिमाग से ये भय निकाल दें। मैं कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल एज सारे सब्जेक्ट की तरह गणित को भी जो है एकदम उसी तरह से लीजिए जैसे अन्य सब्जेक्टों को लेते हैं आप। कोई हवा हुआ कुछ नहीं है। हाँ, आप जो है थोड़ा अभ्यास वर्क को बढ़ाइए। गणित गणित में जो है आपको थोड़ा अभ्यास एक्सरसाइज जो है करनी होती है। और मेरा मैसेज ये रहेगा कि आप जो है क्वेश्चन को बार बार पढ़िए। क्वेश्चन में आपको कुछ चीजें दी होती हैं और कुछ चीजें ज्ञात करनी होती है। बस दो ही स्टेपों के बीच में हमारा क्वेश्चन होता है। तो अगर आप उस क्वेश्चन को बार बार पढ़ेंगे, कई बार उसको रिपीट करेंगे, अपने से रिलेट करेंगे, तो आपको आंसर मिलना शुरू हो जाएगा। उसी से उत्तर जो है की तरफ आप बढ़ेंगे। तो घबराए नहीं और बड़े आराम से जो है, इसकी कोई हवा नहीं है, इसमें अच्छा बच्चा कर सकता है गणित। धन्यवाद सर आपका, आपने अपना अनुभव साझा किया। उम्मीद है आपका अनुभव बच्चों को स्ट्रेटेजी बनाने में मदद करेगा, उनके बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे और उनको फायदा होगा। आज हमने बात की 10th क्लास मैथमेटिक्स की। मैथ्स एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आपने अच्छी स्ट्रेटेजी बनाई और स्टेप्स पे ध्यान दिया तो आप इसमें अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ हर हफ्ते एक नए वीडियो के लिए। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, जैसे जैसे बोर्ड एग्जाम नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे हमारे दिलों की धड़कनें भी बढ़ रही हैं। उन्हीं दिलों की धड़कन को नॉर्मल रखने के लिए हम बोर्ड एग्जाम सीरीज चला रहे हैं, जहां हम लोगों ने आज तक बात की कि कैसे बोर्ड के आखिरी महीने में बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें। हम लोगों ने इस पर भी बात किया कि 3 घंटों में कैसे लिखें कि अच्छे मार्क्स लाएं। और आजकल हम सब्जेक्ट वाइज तैयारी कर रहे हैं कि कैसे हर एक सब्जेक्ट को माइक्रो लेवल पे देखा जाए कि कैसे हम उस पर अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, कहां पे मार्क्स कटते हैं, कहां पे गलतियां होती हैं, कैसे उन गलतियों को कम किया जा सकता है। ये सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, आई बटन पे जाकर आप इन्हें देख सकते हैं और लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने पुराने वीडियोस देखे हैं और आपको पसंद आए हैं तो इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जो पॉसिबल है, मैंने पिछली बार गूगल एनालिटिक्स की बात की थी कि बहुत सारे लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और अगर आप भी उन लोगों में से हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं। इस सीरीज में जब हम लोगों ने सब्जेक्ट वाइज बात करनी शुरू की तो सबसे पहले हम लोगों ने मैथ सब्जेक्ट पे बात की, उसके बाद हम लोगों ने साइंस पे बात की, और आज हम लोग इंग्लिश पे बात करने वाले हैं। इंग्लिश स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट के लिए एक टफ सब्जेक्ट की तरह रहता है। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं मधुसूदन रयाल जी, जो लेक्चरर हैं राजकीय इंटर कॉलेज हीरा खाल में, और उन्हें अध्यापन का बहुत लंबा अनुभव है। आइए बात करते हैं मधुसूदन सर से। सर, मैं जानना चाहता हूं कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट इंग्लिश को अपना दुश्मन मानकर हथियार डाल देते हैं। आपको क्या लगता है इसकी मुख्य वजह क्या है? इसकी मुख्य वजह है कि बच्चे इंग्लिश को अनफ्रेंडली मानते हैं और गिव अप कर देते हैं। इसका मेन रीजन एटमॉस्फेयर न होना। वे जिस एटमॉस्फेयर में रहे हैं, जिस सराउंडिंग्स में वे रह रहे हैं, तो वहाँ न तो टीचर इंग्लिश बोल रहा है थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट द ईयर,
इसके अलावा उसके पेरेंट्स जिस बैकग्राउंड से वो आ रहा है, जिस सोसाइटी से वो आ रहा है, तो वहाँ भी अंग्रेजी का प्रचलन नहीं है। वे लोकल या रीजनल डायलेक्ट में बोलते हैं, या जो उनकी लैंग्वेज है उसमें वो बोल रहे हैं। अंग्रेजी का बहुत कम यूज हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ कक्षा में हो रहा है या एग्जाम में हो रहा है। तो ऐसे में लाजमी है, नेचुरली है कि इंग्लिश उनको अनफ्रेंडली लगेगा। बोर्ड परीक्षा में अंग्रेजी का पेपर अंकों के हिसाब से क्या मायने रखता है? इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छा स्कोरिंग है, और जो अच्छी स्कोरिंग जो बच्चे करते हैं निश्चित तौर पर इंग्लिश में भी अच्छी स्कोरिंग करते हैं। इसमें सिंपल सी बात है कि 30 से 35 अंक का तो पैसेज पे डिपेंड, पैसेज बेस्ड आंसर ही उनको लिखने होते हैं। पैसेज आते हैं, अनसीन पैसेज आता है, टेक्स्ट बुक्स में से भी पैसेज आते हैं, और पोएम में से भी स्टांजा आता है। तो उसी में 2 3 4 5 प्रश्न जो भी पूछे जाते हैं उनको आंसर करना पड़ता है। तो ये बहुत अच्छा स्कोरिंग हो जाता है, उसमें काफी अच्छा कर लेता है बच्चा। इसके अलावा ग्रामर जो पार्ट है, तो उसमें भी सेलेक्टेड आता है कि इसको तो आना ही आना है। मान लीजिए करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, उसको आना ही आना है। मान लीजिए रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस है, वो भी आना ही आना है। और जो राइटिंग सेक्शन में है एप्लीकेशन लेटर, उसको आना है। शॉर्ट पैराग्राफ को आना ही आना है। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जैसे मैं बोल चुका हूँ कि इसको, तो कुल मिलाकर के सेलेक्टेड है। तो इंग्लिश जो सब्जेक्ट है बहुत अच्छा स्कोरिंग है, और थोड़ी सी कंसियस एफर्ट के आधार पर बच्चा मोर देन 85 स्कोर इसमें कर लेता है, जिससे उसकी डिवीजन अच्छी बनती है। बोर्ड एग्जाम में अगर न्यूनतम अंकों की बात करें कि बस पास हो जाया जाए, तो ऐसा क्या पढ़ा जाए कि ये पड़ाव पार हो जाए? अपनी डिक्शनरी को एनरिच तो बच्चों को करना ही पड़ेगा, वो उनके भविष्य में भी काम आएगी। लेकिन जहाँ तक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन, तो उनको जो मैंने कहा कि पैसेज की प्रैक्टिस खूब कर लेनी चाहिए, और जो ग्रामर पार्ट है उसकी प्रैक्टिस खूब कर लें। उन पे जो आपकी उनकी बुक में प्रैक्टिस एक्सरसाइज दी हुई होती हैं, उनको कर लेना चाहिए। निश्चित तौर पर वहीं से ही आता है। इसके अलावा सेक्शन भी जो राइटिंग का है उसमें एप्लीकेशन और लेटर है। तो अक्सर यही देखा गया कि आफ्टर एवरी 2 और 3 ईयर वही रिपीट होती है, वही एप्लीकेशन आती है, वही लेटर आता है। इसके अलावा पैराग्राफ्स भी हैं, तो वही जो इम्पोर्टेंट है वही आते हैं। समसामयिक पैराग्राफ जो है आते हैं, किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड आते हैं, या डिसिप्लिन से रिलेटेड आते हैं, या इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स वगैरह से रिलेटेड आते हैं। जो चल रहा है, जो करंट है, उस पे बेस्ड जो पैराग्राफ्स आते हैं, तो इनको बच्चों को कर लेना चाहिए। अंग्रेजी के पेपर में अधिकतम नंबर लाने की क्या रणनीति होनी चाहिए? पेपर को किस तरीके से सॉल्व करें कि अधिकतम नंबर लाएं? अपना हैंड राइटिंग अच्छा कर लें, और आंसर जो क्वेश्चन है उनका सैंपल साइज देख लें। सैंपल साइज आई मीन हियर कि यदि वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है तो उसकी वर्ड लिमिट का ध्यान रखें, कि कितने वर्ड्स में इसका आंसर दिया जाना है। यदि 100 to 120 है, या 120 to 150 है, तो उस लिमिट को ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा जो छोटे आंसर्स हैं, जो 2 या 3 मार्क्स के हैं, तो उसमें निश्चित तौर पर 20 से 30 शब्दों में उसका आंसर देना चाहिए। अक्सर बच्चे इस चीज का ख्याल नहीं रखते हैं, तो वहीं पर वो लैग बिहाइंड हो जाते हैं। उनकी वर्ड लिमिट का ध्यान नहीं रखते हैं। पंक्चुएशन की त्रुटियां अक्सर आती हैं। पंक्चुएशन मार्क्स जो हैं वे रख नहीं पाते हैं, कैपिटल स्मॉल का ध्यान नहीं कर पाते हैं। तो कहीं न कहीं इससे जो एग्जामिनर है उस पर इसका प्रभाव पड़ता है। यदि आप अपना आंसर सेक्शन वाइज कर रहे हैं, आपने सेक्शन ए से शुरू किया और सेक्शन डी तक ले जा रहे हैं, बिल्कुल क्रम से प्रॉपर एड्रेस आप अपने आंसर नंबर डाल रहे हैं, एक तरफ से यदि आप ले जा रहे हैं, तो उसमें एग्जामिनर को भी काफी चेक करने में सुविधा होती है। बोर्ड एग्जाम में अंग्रेजी की कॉपी चेक करते हुए आपके क्या अनुभव रहे? क्या वो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो बच्चे अधिकतर अपने एग्जाम में करते हैं? जो देखा गया है कि पंक्चुएशन मार्क्स, सबसे ज्यादा गलती पंक्चुएशन मार्क्स और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को लेकर के होती है। वर्ब की फॉर्म सब्जेक्ट के हिसाब से कौन सी आएगी, टेंस के हिसाब से कौन सी आएगी, और सेंटेंस के हिसाब से कौन सी आएगी, इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस उनको नहीं आता है। इसके अलावा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जैसे मैंने कहा, ये उनको नहीं आ रहा है, और पंक्चुएशन मार्क्स से वे नावाकिफ रहते हैं। कहाँ पर सेमीकोलन है, कहाँ पर कॉमा है, डबल इन्वर्टेड कॉमाज है, कैपिटल और स्मॉल लेटर्स हैं, क्वेश्चन मार्क है, इंटरजेक्शन मार्क्स हैं। ये तमाम तरह के
जो कि मेन है, जो कि प्राण है लिटरेचर का, सेंटेंस के जो प्राण होते हैं, ये उनको भूल जाते हैं। यही उनकी मेन एरर होती है। हैंड राइटिंग की भी मैं बात बताना चाहूँगा कि वे कभी बैकवर्ड स्लैंट का यूज़ कर रहे हैं। एक ही पेज आप लिख रहे हैं और उसमें आपने दोनों तीनों स्लैंट का प्रयोग कर दिया। स्लैंट का मतलब उनके अक्षर या तो आगे झुके हुए हैं या पीछे की ओर झुके हैं या कभी वे सीधा लिख रहे हैं। तो एक ही पेज में यदि आपने 3 फ़ॉन्ट कर दिए हैं, 3 स्लैंट चेंज कर दिए हैं, तो आप ही सोच सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि उस हैंड राइटिंग का क्या होगा। तो उनको स्लैंट का भी ज्ञान अवश्य होना चाहिए कि अंग्रेजी किस स्लैंट में अच्छी रहेगी। मैं सोचता हूँ जो फॉरवर्ड स्लैंट है अंग्रेजी लिखने के सबसे बढ़िया यही है। और आखिर में इस साल बोर्ड परीक्षा दे रहे विद्यार्थियों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? कि बोर्ड एग्जाम देने वाले जो एस्पिरेंट्स हैं, जो एग्जामिनीज हैं, माय ऑल द बेस्ट कम्प्लीमेंट गो अनटू देम। सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप लास्ट 5 इयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से कर लीजिए। जो भी आना है उन्हीं के भीतर से आना है, वही क्वेश्चंस रिपीट होने हैं। थोड़ा सा नाउन प्रोनाउन का चेंज हो जाना है, नाम बदला जाना है, बाकी कमोबेश वही प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं, टेक्स्ट बुक में से भी वही आते हैं। तो बड़े धैर्य से अपनी राइटिंग सुधार लें। कर्सिव लिखने की कोशिश अभी भी आप कर सकते हैं। यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग नाउ। तो आप कर्सिव लिखें। अंग्रेजी की एक प्रमुख शर्त है नॉट टू राइट इन द प्रिंट एट ऑल। कर्सिव लिखें, उसमें आपकी स्पीड भी जल्दी बढ़ती है और अच्छा भी लगता है। इसके अलावा पंक्चुएशन मार्क्स को अच्छी तरह से समझ लें, कहाँ पर उनको पुट किया जाना है, और आप ऑर्डर में हल करते हुए ले जाएं। धैर्यपूर्वक जो अनसीन पैसेज है उसको कई बार पढ़ें, उसी में उसका आंसर मिलना है। घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो ग्रामर में जो प्रैक्टिस करनी है आपको, 3-4 जो एक्सरसाइजेज होती हैं उनको ढंग से देख लीजिए। राइटिंग सेक्शन में आप लेटर और एप्लीकेशन और शॉर्ट पैराग्राफ को अच्छे से कर लें और लिखें। रीड बट राइट मोर। मैं तो यह कहता हूँ कि आप पढ़ें जरूर, लेकिन अंग्रेजी जितना आप लिख करके पढ़ेंगे, जितना आप लिख करके याद करेंगे, वो उतना आपको उसमें सफलता मिलेगी, आपको अच्छा लगेगा, आपकी हैंड राइटिंग भी सुधरेगी, आपकी फ्लुएंसी बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी। धन्यवाद सर, आपने इतनी इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव जानकारियां हमारे व्यूअर्स, हमारे स्टूडेंट के साथ साझा की। उन सब की तरफ से आपको धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। हमारे पुराने बोर्ड एग्जाम सीरीज को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, आप जरूर देखिए, आपको फायदा होगा। और हाँ, ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ। हिंदी तो हो ही जाएगी, और इसी गलतफहमी में हिंदी कभी आपकी नहीं हो पाती। नमस्कार दोस्तों, बोर्ड एग्जाम सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप हमारी बोर्ड एग्जाम सीरीज के सारी वीडियोस आई बटन पे जाकर देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इस विषय में बात करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित है मीनाक्षी दुबे मैम, जो गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल चक जोगीवाला देहरादून में अध्यापिका हैं। उन्हें पढ़ाने का बहुत लंबा अनुभव है। मैम, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। हिंदी विषय को अधिकतर बच्चे इसलिए नहीं पढ़ते, उन्हें लगता है कि हिंदी तो हो ही जाएगी। मैम, आपको क्या लगता है इस मानसिकता की वजह क्या है? सर, इस मानसिकता की मुख्य वजह है कि हिंदी मातृभाषा है और बच्चे यह मान के चलते हैं यह तो हो ही जाएगी, इससे अलग से क्या पढ़ना है, ये तो हम लोग बोल ही चाल रहे हैं और इससे अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और यह बहुत हल्के में बच्चे लेते हैं। और जबकि जब हम एक विषय के रूप में किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, तो चाहे वो गणित हो चाहे अंग्रेजी हो, तो जैसे उन विषयों को गंभीरता से लेते हैं और पढ़ते हैं, समय देते हैं, वैसे हिंदी को भी हमें समय देना चाहिए, तभी हम अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे। बोर्ड परीक्षा में हिंदी का पेपर अंकों के हिसाब से क्या मायने रखता है? सर, बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम में हिंदी का पेपर, मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यदि बच्चे ध्यान दे दें या समय दें हिंदी विषय को, तो काफ़ी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। यहाँ तक कि 90% से ऊपर
अंक प्राप्त कर सकते हैं। बस उसमें यह है कि उन्हें नियमित रूप से समय देना है और कुछ खास जो प्रश्न होते हैं, जैसे कि निबंध हुआ और अपठित गद्यांश है या व्याकरण के छोटे-छोटे प्रश्न होते हैं और भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं कि जिसमें यदि थोड़ा-सा तैयारी के साथ बच्चे एग्ज़ाम दें, तो काफ़ी अच्छे मार्क्स उनके आ सकते हैं। अगर न्यूनतम अंकों की बात की जाए तो ऐसा कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ा जाए और क्या रणनीति बनाई जाए कि ये पड़ाव पार हो जाए? कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें हम थोड़ा-सा ध्यान दें तो बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। जैसे अपठित गद्यांश से संबंधित जो प्रश्न आते हैं सर, 5 प्रश्न रहते हैं उसमें, 2-2 नंबर के होते हैं। बड़े आराम से सर उसमें 4 प्रश्न जो होते हैं उसी में से उत्तर ढूँढकर उसे लिखना होता है और उसे किया जा सकता है और लास्ट वो एक प्रश्न रहता है जो 5वां नंबर प्रश्न रहता है। 5वां माने 5 क्वेश्चन में 1 वो रहता है जो शीर्षक से रिलेटेड होता है और उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है सर, शीर्षक ढूँढ के लिखना होता है। इसके अतिरिक्त निबंध है सर, निबंध जैसे 10 नंबर का प्रश्न है वो, थोड़ा कुछ विगत वर्षों में जो निबंध आए हैं बोर्ड के पेपर में, जैसे स्वच्छता, कंप्यूटर, सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यावरण प्रदूषण, भ्रष्टाचार, जैसे फिलहाल कोविड-19, ये सब से रिलेटेड यदि निबंध तैयार कर लिए जाए तो इनमें से कोई ना कोई निबंध आ ही जाता है। इसके अतिरिक्त और भी प्रश्न हैं, जैसे व्याकरण के छोटे-छोटे प्रश्न रहते हैं, हिंदी का भी व्याकरण है, संस्कृत का भी व्याकरण है। तो यदि उसमें ध्यान दें बच्चे तो अच्छा कर सकते हैं और बार-बार उसकी प्रैक्टिस करें, जैसे अव्यय, क्रिया और वाक्य निर्माण, वाक्य से संबंधित प्रश्न रहते हैं, यदि उसको कर लें हिंदी का तो अच्छे, मैंने इसमें 2-2 करके मार्क्स आ जाते हैं, ठीक-ठाक। और पीछे एक रिक्त स्थान को भरने वाला प्रश्न रहता है, जो कि संस्कृत विनोदनी से आता है और उसके लिए शब्द दिए रहते हैं और उसी में से चुन के लिखना होता है। तो उसको भरना होता है और बहुत आसान होता है सर, 4 नंबर का प्रश्न होता है, यदि बच्चे उसको थोड़ा-सा भी ध्यान दें या पाठ पढ़े हैं, तो वो कर लेते हैं। और इसके अतिरिक्त और भी जैसे गद्यांश जो हम क्षितिज में गद्य और पद्य है कोर्स में, उससे संबंधित प्रश्न उत्तर आते हैं, तो उसको करना है। तो इस तरह से ठीक-ठाक नंबर आ जाएगा, यदि बच्चे थोड़ा भी ध्यान दें तो भी। बोर्ड परीक्षा में हिंदी में अधिकतम मार्क्स लाने के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? अच्छे अंक प्राप्त करने हैं यदि 90 से ऊपर, तो सर कई अ, बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले समय का ध्यान रखना होता है सर, क्योंकि क्वेश्चन बहुत हिंदी का क्वेश्चन पेपर बहुत बड़ा होता है और अधिकतर बच्चों का देखा जाता है सर कि वो क्वेश्चन आता हुआ क्वेश्चन वो छोड़ के चले आते हैं, क्योंकि उनके पास समय ही नहीं बचता है और प्रैक्टिस करनी है, काफ़ी लिख-लिख कर प्रैक्टिस करनी है, घड़ी सामने रखकर प्रैक्टिस करनी है, पेपर को सॉल्व करना है, जितना ज़्यादा पेपर सॉल्व करेंगे और जैसे विगत वर्षों का, तो वो ज़्यादा उनके लिए लाभप्रद होगा सर। दूसरी बात ये है कि जैसे निबंध तो सभी बच्चे लिख ही लेते हैं, लेकिन सर यदि हमें 10 में 10 नंबर प्राप्त करने हैं, तो उसके लिए थोड़ा-सा निबंध भी प्रभावशाली होना चाहिए, शैली अच्छी होनी चाहिए और जगह-जगह कोटेशन बच्चों को अवश्य डालना चाहिए, उससे थोड़ा-सा निबंध प्रभावशाली होता है। और जब भी तैयारी करें, बोर्ड के एग्ज़ाम की जब भी तैयारी करें, तो किसी न किसी क्वेश्चन पेपर को सामने रख के तैयारी करें और सिलेबस को भी सामने रखें, ताकि कोई क्वेश्चन छूटे ना तैयारी में। और निबंध, पत्र इन सबको देखना है और राइटिंग का विशेष ध्यान रखना है और ये राइटिंग सुंदर भी होनी चाहिए, क्योंकि सुंदर चीज़ सबको आकर्षित करती है। तो जब अच्छा लिखा होता है तो जो कॉपी चेक कर रहे हैं उनका ध्यान मतलब अपने आप चला जाता है और वो प्रभावित हो जाते हैं एक तरह से उस कॉपी से और एक पॉजिटिव एटीट्यूड उनका रहता है उस कॉपी के प्रति, क्योंकि स्टूडेंट तो सामने है नहीं, कॉपी ही उसका एक तरह से प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए राइटिंग पे विशेष ध्यान रखना है और विराम चिन्हों का विशेष ध्यान रखना है। क्वेश्चन जब भी नए प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करें, तो थोड़ा गैप देकर लिखें ताकि वो समझ में आए
कि हाँ यहाँ से नया प्रश्न नया प्रश्न शुरू हो रहा है, उसका उत्तर दिया जा रहा है। बोर्ड परीक्षा में हिंदी की कॉपियां चेक करते हुए मैम आपके क्या अनुभव रहे? कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो बच्चे बहुत आम तौर पर करते हैं? एक तो सबसे बड़ी गलती जो होती है वो बच्चे पेपर छोड़ देते हैं, क्वेश्चंस छोड़ देते हैं। शुरुआत कई बच्चे होते हैं जिनकी शुरुआत बहुत अच्छी होती है, लेकिन लास्ट जाते जाते वो उनके कई क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो कई बार लगता है कि इसके तो काफी अच्छे मार्क्स आएंगे, लेकिन जब नंबर लास्ट में देते हैं तो पता चलता है कि कई सेक्शन उसने अटेम्प्ट ही नहीं किया है। तो एक ये भी देखा गया है कि बच्चों का पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता है। दूसरी बात है थोड़ा बच्चे अशुद्ध लिखते हैं, जैसे या विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं करते हैं। निबंध जैसे कहानी की तरह लिख जाते हैं, जैसे संकेत बिंदु दिए गए हैं तो उस पर माने कोई जैसे संकेत बिंदु है, जैसे पर्यावरण का अर्थ या उसकी या कोई भूमिका है पर्यावरण प्रदूषण की, तो बहुत ज्यादा लंबा लिख दिया और बाकी को सब दो दो लाइन में वो सिमटा देते हैं। तो ऐसा नहीं होना है सर। ऐसे करने से क्या होता है कि एक बैलेंस यदि चाहे कोई भी प्रश्न यदि बैलेंस नहीं है, उसका सही ढंग से नहीं लिखा गया है, तो संतुलित नहीं है, तो फिर मार्क्स अच्छे नहीं मिलते हैं। इसके अतिरिक्त सर और भी जैसे व्याकरण में मिस्टेक करते हैं काफी बच्चे, और कई बार होता है कि सिर्फ एक गलती बहुत देखने में आती है कि क्वेश्चन जैसे अथवा में क्वेश्चन रहता है कि आपको जैसे एक पद्यांश वाला प्रश्न रहता है कि जैसे वो कीजिए, ऊपर वाला कीजिए या फिर नीचे अथवाइए। बच्चे दोनों कर देते हैं, तो उसमें समय तो लग जाता है और जिसके कारण उनका बाद में क्वेश्चन छूट जाता है। तो ऐसा काम ना करें, क्योंकि क्वेश्चन तो वो 6 नंबर का है, 3 नंबर के 2 प्रश्न है। यदि वो उसी चीज को दोबारा अथवा वाला भी कर दे रहे हैं तो मूल्यांकन तो 6 नंबर से होना है इनका। तो इसलिए गलती करते हैं और ये बहुत सारे बच्चे करते हैं। और आखिर में इस साल बोर्ड परीक्षा दे रहे विद्यार्थियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? अच्छे से तैयारी करें और उनके लिए बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं हैं कि काफी अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहे, और जो मैंने जो बातें कही हैं उस चीज को वो ध्यान दें, उन बातों को। इसके अतिरिक्त विगत 10 वर्षों का यदि वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो वो उनके लिए काफी लाभप्रद रहेगा। और दूसरी बात, वो समय का ध्यान अवश्य रखें। धन्यवाद मैम आपका। आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों, हमारे स्टूडेंट के साथ साझा की। आशा है यह जानकारियां उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगी। सभी की तरफ से आपको धन्यवाद। हिंदी एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। अगर मैम की बताई हुई स्ट्रैटेजी से आप आगे बढ़े तो आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और यह केवल मार्क्स लाने की बात नहीं है, भाषा आपकी अभिव्यक्ति का एक माध्यम बनेगी जो आपके लिए भविष्य में भी काम आएगा। तो वीडियो खत्म होने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, जैसे जैसे हवाओं में होली का रंग चढ़ने लगा है वैसे वैसे बोर्ड एग्जाम के दिन भी नजदीक आने लगे हैं। आपको तो पता ही है, इस चैनल पर हम बोर्ड एग्जाम से संबंधित टॉपिक्स पर बात कर रहे हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे पुराने वीडियोस आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 साइंस के बारे में। गूगल एनालिटिक्स बता रहा है कि 94% लोग जो हमारे वीडियोस देख रहे हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो पॉसिबल है कि जो आप वीडियो देख रहे हैं आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो। तो जल्द जाइए, उस लाल बटन को दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। इससे मोटिवेशन मिलता है नए नए टॉपिक्स पे बात करने का, नए नए वीडियोस बनाने का। पिछली बार हम लोगों ने बात की थी मैथ्स सब्जेक्ट पर। मैथ्स और साइंस दोनों स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, तो जो फॉर्मूले मैथ्स पे लगते हैं कुछ कुछ वो फॉर्मूले साइंस पर भी लगते हैं। तो आज साइंस विषय में क्या कमियां हो सकती हैं, कैसे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, कुछ कॉमन मिस्टेक्स, उन सब पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं कविता शर्मा मैम, जो राजकीय हाई स्कूल जाड़ी चक्रौता में अध्यापिका हैं, जिन्हें उत्तराखंड तथा सीबीएसई बोर्ड दोनों में पढ़ाने का अनुभव है। विज्ञान को कठिन विषयों की श्रेणी में रखा गया है और खासकर उन विद्यार्थियों के मन में ज्यादा डर रहता है जिनकी गणित पर भी उतनी अच्छी पकड़ नहीं रहती है।
तो आपको क्या लगता है, क्या वजह है इस डर की? सर देखिए, अगर हम बात करें डर की, तो डर तब होता है जब आपको नॉलेज नहीं होती है, आपको जानकारी नहीं होती है। मेन चीज ये होती है कि हम जैसे पढ़ के आते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी में भी पढ़ते हैं कि अगर आप आसान से कठिन की तरफ बच्चे को लेकर चलते हैं, तो उसमें क्या होता है, बच्चे का जो एक कॉन्फिडेंस होता है वो बिल्डअप होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो चीज आपको आने लग जाती है उसमें आपको मजा आने लग जाता है। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि साइंस को टफ टफ ये कहकर ना बच्चे के दिमाग में एक डर बैठा दिया है। लेकिन अगर आप उस साइंस को पढ़ाते हुए उसे उसकी डेली रूटीन लाइफ से थोड़ा कनेक्ट करना शुरू कर दें, उसके खुद से कनेक्शन देने शुरू कर दें, तो उस बच्चे को लगेगा कि नहीं, ये टफ नहीं है, ये तो एक ऐसी चीज है जो मेरी डे टू डे लाइफ को मुझे एक्सप्लोर करने में हेल्प कर देगी। यानी मैं खुद ढूंढ पाऊंगा कि मैं जो डे टू डे कर रहा हूँ, अपने दैनिक जीवन में जो कर रहा हूँ, तो वो साइंस है। अगर आप उसे वहां को रिलेट कर देंगे तो उस बच्चे को कभी डिफिकल्टी आएगी ही नहीं साइंस में। और जहां तक मैथ्स की बात है, तो बच्चे मैथ्स और साइंस इनका तो कॉम्बिनेशन मान के चलते हैं कि अगर मैथ्स टफ लग रही है तो साइंस भी टफ ही होगी। लेकिन तरीका वही है कि आप बच्चे को आसान से कठिन की तरफ लेकर जाइए, उसकी डे टू डे लाइफ को जोड़िए। और मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो बहुत टिपिकल तो नहीं होता है साइंस में, अगर आपको कुछ करना भी पड़े, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी होते हैं मेन, तो अगर आप उनको थोड़ा बेसिक की प्रैक्टिस करा देंगे तो वो भी बहुत आसान हो जाएगा बच्चे बोर्ड एग्जाम में विज्ञान का पेपर अंकों के हिसाब से क्या मायने रखता है? सर साइंस की अगर मैं बात करूं, बच्चे को पता ही है कि ये फैक्ट बेस्ड सब्जेक्ट है, आप इसमें अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखते हैं। तो अगर आप अपनी तैयारी अच्छे से करके जाते हैं, तो क्योंकि आपको जो लिखना है वो टू द पॉइंट लिखना है, आप अपनी तरफ से नहीं जोड़ेंगे, तो बच्चा अगर जो उसकी टॉपिक्स उसको लगता है कि हाँ मैंने ये प्रिपेयर किया, उसको 100% प्रिपेयर करे, ऐसा ना करे कि आधा करके छोड़ दे बच्चा। तो उसमें क्या होगा कि हाईली स्कोरिंग हो जाता है साइंस सब्जेक्ट जो है, क्योंकि आपको सीधा आंसर देना है जो आपने पढ़ा है, जो आपने समझा है, जो आपने सीखा है। तो बच्चे को बस यही समझाने की जरूरत है, कि समझने की जरूरत है कि आप याद करें, सॉलिड याद करें। साइंस जो है वो पूरे तथ्यों पर आधारित होता है, तो उसमें स्कोरिंग हो जाता है, क्योंकि फिर आपके मार्क्स वहां कटते नहीं है। तो मार्क्स के मामले में तो साइंस आपको बहुत हेल्प कर सकती है। विज्ञान को एक कठिन विषय मानते हैं और आप इसे एक कॉमन धारणा मान सकते हैं, तो क्या उन विद्यार्थियों के मन में, खासकर जिनकी अच्छी पढ़ाई नहीं हुई है और जिनके मन में विज्ञान का डर है, तो ऐसा क्या पढ़ा जाए कि ये पढ़ाओ पार हो जाए? जी सर, सर अगर हम बच्चों के पास होने की बात करें कि मिनिमम मार्क्स से कम बच्चा पास हो जाए, तो सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी यही है कि आप टॉपिक्स पकड़िए जो आपको अच्छे से लगता है कि मैं याद कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लेसन ऐसे हैं साइंस में जिनको सिर्फ याद करने की जरूरत है, सीधा सीधा आप याद कर सकते हैं, उसमें बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल जाने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे अगर हम फिजिक्स में बात करें, विद्युत वाला हमारा एक लेसन है, इसके अलावा मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार है, और एक सोर्सेज ऑफ एनर्जी था जो इस बार तो नहीं आएगा क्योंकि वो डिडक्ट हुआ है, सिलेबस थोड़ा हमारा कम हुआ है कोविड की वजह से। इसके अलावा हमारा पर्यावरण एक लेसन है, वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया जा सकता है। बायो में अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास याद करने के लिए जो जैव प्रक्रिया वाला पहला ही लेसन है, वो काफी लंबी लेसन है, उसमें से काफी क्वेश्चंस निकल जाते हैं। केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो उसमें अम्ल क्षार लवण है और लेसन नंबर 1 है, जो सीधा सीधा लेसन है रिएक्शन से रिलेटेड, तो उसमें परिभाषाएं काफी आती है पहले लेसन से। तो बच्चा जिन लेसन को सिर्फ लर्न करना चाहता है, तो ये मेन लेसन हैं उसके लिए, लेकिन याद करें तो सॉलिड करें, जिससे उसमें से 1 मार्क्स के क्वेश्चन हो, 2 मार्क्स के, 3 या 4 मार्क्स, उसका पूरा कवर हो जाए, तो वो बड़े आराम से पास हो सकता है। हमने पड़ाव पार करने की बात तो कर ली, पर उन विद्यार्थियों के लिए जिनके मार्क्स अच्छे आते हैं, क्या ऐसी स्ट्रेटेजी हो जिनसे उनके मार्क्स अधिकतम आए और वो इस विषय में टॉप कर सकें? सर सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी क्या है, अगर कोई बच्चा कहना चाहिए कि अगर वो 70s से 90s में जाने का सोच रहा है, बड़े आराम से वो कर सकता है। बस उसको क्या करना है कि जो वो प्रिपरेशन कर रहा है, अब जैसे हमारे यहाँ बोर्ड एग्जाम से पहले एक प्री बोर्ड भी होगा, तो आप अपनी प्री बोर्ड की कॉपी को एक बार जरूर ध्यान से देखिएगा, ये बहुत जरूरी है। आपको पता चलेगा कि आप गलतियां कहाँ करते हैं, जैसे बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है उसमें मार्क्स कट जाते हैं। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि वो क्वेश्चंस बाय मिस्टेक छोड़ के चले जाते हैं, उनको आता हो तो भी कई बार वो क्वेश्चन छूट जाता है, वो स्ट्रेटेजी की कमी होती है। तो अगर बच्चा टॉपर बनना चाहता है तो ये बहुत जरूरी है कि वो अपनी गलतियां पहचान ले। दूसरा, जो मैं हमेशा से बार बार बोल रही हूँ, आप जो टॉपिक प्रिपेयर करें उसे सॉलिड प्रिपेयर करें, आप उसको आधा अधूरा मत छोड़िए, क्योंकि
उससे क्या होगा कि अगर 1 मार्क का भी क्वेश्चन उसी टॉपिक से आ जाता है, जिसको आपने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है, तो आपका 100% 1 मार्क वहां से चला जाएगा। तो ज्यादा बेटर यही है, सॉलिड पढ़ें। प्री बोर्ड जब होता है या आपके क्लास टेस्ट अगर हो रहे हैं, आपके टीचर्स क्लास टेस्ट ले रहे हैं, अपनी गलतियों को पहचाने। आप टीचर से भी बात करें कि मैम आपने ये क्वेश्चन काटा है या इसमें हाफ मार्क्स काटा है, 1 मार्क काटा है, तो इसका कारण क्या है? अगर मैं इसको पूरा करना चाहता हूँ तो मुझे क्या लिखना चाहिए था? तो बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को भी थोड़ा इवेल्युएट करो कि मैं गलती कहाँ कर जाता हूँ। तो 100% आप 90 अबव आराम से चले जाएंगे। विज्ञान विषय में डायग्राम क्या मायने रखते हैं? हाँ सर, डायग्राम के लिए मैं इतना कहूंगी कि आप प्रैक्टिस कीजिए। हम कई बार अपने बच्चों को देखते हैं, हम स्कूल में भी देखते हैं कि जब हम डायग्राम बनाने के लिए कहते हैं तो बच्चा बुक को देख रहा होता है कि मैं ऐसे डायग्राम याद कर लूंगा। डायग्राम कभी देखकर याद नहीं कर सकते आप, जब तक आप उसको हाथ से नहीं बनाएंगे। एक बार बनाइए, उसको ध्यान से देखकर बनाइए, दूसरी बार बुक को बंद कीजिए, उसको मेमोराइज करके सोचिए कि मैंने जो पहले डायग्राम बनाया था वो कैसे बनाया था, उसको आप बनाने की कोशिश कीजिए। आप यहाँ अटकते हैं, आप बुक की हेल्प लीजिए, फिर तीसरी बार उसको कीजिए। जब आप कम से कम 5 बार उस डायग्राम को ड्रॉ कर देंगे तो आपको कोई रोक ही नहीं पाएगा उस डायग्राम को बनाने के लिए। पर देखने से नहीं आएगा डायग्राम, आपको पेन पेंसिल अपनी उठाकर उसे ड्रॉ करना ही पड़ेगा। हम रे डायग्राम्स के बारे में भी बोलते हैं कि आप बेटा जब आप मेजरमेंट्स लेते हैं कि आप मुख्य अक्ष खींच रहे हैं, उस पर आप फोकस को मार्क करेंगे, आप उसमें वक्रता केंद्र को मार्क करेंगे, तो उसको नाप कर मार्क कर लीजिए। उसके बाद जब आप रे डायग्राम बनाएंगे तो आपको अपना जो प्रतिबिंब बनाना है उसकी पोजीशन के बारे में सोचना ही नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली करेक्ट आएगी। तो कुछ चीजें जो टीचर बताता है उसको भी ध्यान से, और दूसरा आपकी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड परीक्षा में बच्चे क्या गलतियां बहुत कॉमनली करते हैं जिनसे उनके मार्क्स कटते हैं? सर अगर हम गलतियों की बात करें तो देखिए, केमिस्ट्री के सेक्शन में क्या होता है कि जो सबसे लेसन नंबर 1 ही मैं बता रही हूँ, बहुत आसान लेसन है। मेनली वहां से डेफिनेशंस आ जाते हैं, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए आ जाता है। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि डेफिनेशन आया है, उसके साथ लिखा है उदाहरण सहित समझाइए। बच्चे क्या करते हैं कि उन्होंने डेफिनेशन बहुत प्रॉपर लिखी है, उदाहरण भी दिया, लेकिन जब वो उस उदाहरण को, उस इक्वेशन को लिख रहे हैं, उसको बैलेंस नहीं करते, उसको बैलेंस करना भूल जाते हैं। अब वहां प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि अगर क्वेश्चन में लिखा है कि आपको उदाहरण सहित समझाना है तो उस उदाहरण के भी तो नंबर होंगे और वो प्रॉपर होना चाहिए, तो वहां मार्क्स कई बार कट जाता है। फॉर्मूलाज होते हैं, सेकेंडली जो हमारा लेसन है अम्ल क्षार और लवण, उसमें क्या करते हैं बच्चे, कई बार फॉर्मूला में बड़ी गड़बड़ कर देते हैं, आगे पीछे कर देंगे उसको लिखने में। नंबर फॉर्मूले में जो मॉलिक्यूल्स का या एटम्स का नंबर है उसको थोड़ा गड़बड़ कर देते हैं। तो बहुत माइनर माइनर मिस्टेक्स होती हैं। फिजिक्स है, फिजिक्स में अगर हम बात करें, मेनली जो हम देखते हैं तो जो हमारा परावर्तन अपवर्तन वाला लेसन है प्रकाश का, उसमें जो उन्हें वेन आरेख बनाने होते हैं, जो वेन डायग्राम्स बनाने होते हैं, बच्चे उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। कई बार क्या करते हैं, अपवर्तन का क्वेश्चन है उसको परावर्तन में बना के चले जाते हैं। तो जो कमियां हैं वो सिर्फ प्रैक्टिस की वजह से है। बायो में आप डायग्राम बना रहे हैं, आपने डायग्राम बहुत सुंदर बनाया है पर उसकी लेबलिंग छोड़ दी किसी वजह से। तो माइनर माइनर सी मिस्टेक्स होती हैं जहां बच्चे अपने हाफ मार्क्स कटाते चले जाते हैं। लास्ट में फिर जिस बच्चे को पहुंचना चाहिए था कि अगर उसके 80 में से 70s की लाइन में मार्क्स आने चाहिए थे, वहां उस बच्चे के 60s की लाइन में रह जाते हैं, क्योंकि मैटर करता है, हाफ मार्क्स पे बहुत मैटर करता है। और आखिर में मैम, जो इस साल बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगी? सर मैं उनको यही कहना चाहूंगी कि देखिए, आपका पूरे साल आपने कोविड-19 की कंडीशन देख ली है, तरीके सीखे हैं। ऐसा नहीं है कि कोविड-19 की वजह से बुरा ही हुआ है, आपने कुछ नई चीजें भी सीखी होंगी। जिन्होंने आज तक कभी जूम ऐप पर पढ़ाई नहीं की है, गूगल मीट पर पढ़ाई नहीं की है, ऑनलाइन पढ़ाई नहीं की है, तो वो एक तरीका सीखने के लिए मिला। उससे डिप्रेस नहीं होना है कि अरे हमारी पढ़ाई नहीं हो पाई है। अब आपके पास टाइम है, आप अपने टीचर्स के पास रहिए, उनके कांटेक्ट में रहिए, अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए और अपने टीचर्स पर भरोसा रखिए। आपको कहीं भी दिक्कत आती है, आपके टीचर आपके बराबर में खड़े हुए मिलेंगे। आप उनसे जो सीख रहे हैं उसे घर जाकर एक बार, स्कूल में जो सीखा सीखा है आपने, घर जाइए एक बार उसे फिर से रिवाइज कीजिए। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो हिचकिचाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप अपने टीचर से डायरेक्ट पूछ सकते हैं। मुझे पता है कि टीचर कभी किसी बच्चे को सिखाने के लिए मना नहीं करता है। बाकी जो मैंने पहले भी बोला है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस तो 100% करनी पड़ेगी, क्योंकि एक लंबा स्ट्रेच हो गया, उस बीच में बहुत बच्चों की तो राइटिंग की प्रैक्टिस भी छूट गई होगी, जबकि आपको 3 घंटे में एक पेपर अटेम्प्ट करना ही है।
3 घंटे से ज्यादा नहीं मिलेंगे, तो आपको लिखने की प्रैक्टिस बहुत करनी है। तो उसके लिए ज्यादा अच्छा है कि आप अपने टीचर, जैसे आपके टेस्ट दे रहे हैं, तो उसके लिए भी आप ऐसा कर सकते हैं, या फिर आपने अगर पुराने 10 ईयर के अनसोल्ड पेपर्स ले रखे हैं, तो आप 3 घंटे का एक टाइम रखिए और उसमें अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। आपको पता चलेगा आपकी स्पीड कहाँ स्टैंड करती है, क्योंकि आने के बाद पेपर छूट जाए तो वो बहुत गलत होता है। धन्यवाद मैम आपका। मैं अपने सारे व्यूअर्स तथा जो टीचर इन वीडियोस को अपने स्टूडेंट्स तक भेज रहे हैं, मैं उन सब की तरफ से आपको धन्यवाद दे रहा हूं। आशा है ये वीडियो बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो बने रहिए हमारे साथ बोर्ड एग्जाम के नए नए टॉपिक्स के लिए। अगर आपको बोर्ड एग्जाम से संबंधित कुछ भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियोस के साथ। नमस्कार दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है जब हम मंजिल के बहुत करीब होते हैं, और मंजिल के करीब जाने पर हम लोग बहुत सारी कॉमन मिस्टेक्स करते हैं जिससे हमारी मंजिल थोड़ा दूर हो जाती है। इस मामले में मंजिल है बोर्ड एग्जाम, और वो कॉमन मिस्टेक्स को कम करने के लिए हम ये बोर्ड एग्जाम सीरीज चला रहे हैं। तो अगर आपने हमारी बोर्ड एग्जाम सीरीज के सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई बटन पे जाके हमारे बोर्ड एग्जाम सीरीज आप देख सकते हैं। और आप चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, और हाँ, अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलिएगा। क्लास 10th के विषयों पर हम बात कर रहे हैं, और आज हम बात करने वाले एक ऐसे विषय के बारे में जिसके बारे में एक कहावत प्रसिद्ध है कि हिस्ट्री ज्योग्राफी बेवफा, रात को पढ़ा दिन को सफा, यानी सामाजिक विज्ञान। तो इस विषय के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं चंद्रकला थपलियाल मैडम, जो राजकीय इंटर कॉलेज किशनपुर देहरादून की अध्यापिका हैं, जिन्हें 18 साल से ज्यादा पढ़ाने का अनुभव है। स्वागत है मैम आपका। मैम, जिस कहावत से हम लोगों ने शुरुआत की, तो आपको क्या लगता है बच्चों के अंदर इस खौफ, इस मानसिकता की वजह क्या है? एक्चुअली में क्या है तो रात को पढ़ते हैं बच्चे, सोचते हैं सुबह हम भूल गए हैं, ये कंफ्यूजन का कारण है। एक्चुअली सोशल साइंस है, जो सामाजिक विज्ञान है, ये एक बहुत बड़ा, काफी अपने आप में बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। इसमें जैसे उत्तराखंड गवर्नमेंट है, यहाँ पे उत्तराखंड बोर्ड में ये 5 उसमें डिवाइड है: हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और आपदा। ये अपने आप में ही बहुत बड़ा है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि उसे क्या करना है, लेंदी होने के कारण। और सिलेबस भी ऐसा ही है। लेकिन अब तो गवर्नमेंट में, जैसे गवर्नमेंट ने 70% सिलेबस दे रखा है, 30% घटा दिया है, तो बच्चे के इंटरेस्ट के ऊपर भी होता है कि वो कितने टॉपिक्स को ले और कितने टॉपिक कंटेंट्स को पढ़ता है। अगर वो सारा ही पढ़ने की एक दिन में कोशिश करेगा तो हो नहीं पाएगा, तो उसे डेली पढ़ना पड़ेगा, तब जाके वो कुछ आगे मार्क्स अच्छे ला सकता है बोर्ड्स में। बोर्ड परीक्षा में सामाजिक विज्ञान का पेपर अंकों के हिसाब से क्या मायने रखता है? अंकों के हिसाब से सोशल साइंस अपने आप में बहुत मायने रखता है, क्योंकि जिस तरीके से इसमें मैंने बताया आपको 5 इसमें आपके अलग अलग पार्ट्स डिवाइड हैं, लेकिन ये पार्ट्स अपने आप में ही बहुत स्कोरिंग है। जैसे आप देखेंगे जो ज्योग्राफी है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आप पढ़ते आए हैं और इजीली और पढ़ सकते हैं, और आप इन फ्यूचर भी आप बहुत ज्यादा इसमें फोकस करेंगे तो आप कंपटीशन के लिए भी आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। अगर आप इसमें थोड़ा फोकसली अगर आप स्टडी करेंगे तो इजीली 95, 96 या 98, मैंने तो कईयों को देखा 99 मार्क्स भी ले आते हैं। उसके बाद उनकी परसेंटेज बहुत अच्छी हो जाती है, और फ्यूचर में जब आप कंपटीशन के लिए जाते हैं, कहीं आपकी मेरिट बनती है या आप किसी और कंपटीशन में बैठते हैं, चाहे आप लॉ के लिए जाएं या फिर आप कोई और एग्जाम्स के लिए जाएं, तो उसमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है, क्योंकि जो एक पोर्शन जीके का होता है वो आपका इजीली कवर हो जाता है, और आपके लिए बहुत इजी हो जाता है उस कंपटीशन को निकालना। तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स प्लस आपका जो नॉलेज है, ये दोनों ही इसमें बहुत जरूरी है, और आप इसे इजीली स्कोर कर कह सकते हैं। स्कोरिंग भी है ये सब्जेक्ट अपने आप में बहुत स्कोरिंग है। बोर्ड एग्जाम में अगर न्यूनतम अंकों की बात की जाए तो ऐसा क्या पढ़ा जाए, ऐसी क्या रणनीति बनाई जाए कि ये पड़ाव पार हो जाए?
कि जो हमारे हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और जो हमारा आपदा का पोर्शन है, उसमें जो उसे उन्हें इंटरेस्टिंग लगता है, जैसे हिस्ट्री का पोर्शन हमारा ज्यादा आता है और ज्योग्राफी के पोर्शन का ज्यादा आता है, तो उसमें जो हमारे कह सकते हैं जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है एक एक नंबर का होता है। तो आप एक एक नंबर वाले जो मार्क्स होते हैं उन्हें इजीली गेन कर सकते हैं याद करके एक एक नंबर वाले। अगर बहुत लेंदी वाले क्वेश्चंस भी आप अटेंड नहीं करना चाहते हैं या आपको नहीं आते हैं, तो आप 3-3 नंबर वाले जो होते हैं क्वेश्चंस होते हैं जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी प्लस आपके आपदा वाले पोर्शन से आते हैं। आपदा वाला पोर्शन मैं इसमें डिस्क्राइब करना चाहूंगी कि आपदा, आपने आपदा का जो पोर्शन है वो अपने आप में काफी अच्छा और इंटरेस्टिंग है और जो आपकी डेली लाइफ है उससे जुड़ा हुआ है। अगर आप उसको फील करके या अपने आसपास लेके चलेंगे तो आप, अगर क्वेश्चन आपको बोर्ड में कोई आउट ऑफ सिलेबस भी पूछा गया है, तो अगर आप उसको अपने आप एटमॉस्फेयर में देखेंगे तो उसका आंसर इजीली लिख सकते हैं। और इसमें से आपके 3 मार्क, 3-3 नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, वो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। और आप इसमें आपदे वाले पोर्शन बहुत इजी होता है बच्चों के लिए उसमें मार्क्स स्कोर करना। प्लस आपका ज्योग्राफी में भी बहुत इजी होता है मार्क्स को स्कोर करना। हिस्ट्री में बच्चे इसलिए कंफ्यूज होते हैं क्योंकि इसमें यूरोपियन हिस्ट्री है और सेकंड पोर्शन हमारा इंडियन हिस्ट्री का है, लेकिन यूरोपियन हिस्ट्री बच्चे इतना समझ नहीं पाते हैं, तो इसलिए वो चैप्टर नंबर जो उनका 2 है, अगर वो उसे तैयार कर लें तो उनके लिए बहुत आसान रहेगा, क्योंकि उसमें इंडियन हिस्ट्री है जो भारतीय इतिहास है, पूरा हमारा स्वतंत्रता संग्राम है उसमें पूरा दे रखा है। तो बच्चे आसानी से उसे करके पास हो जाएंगे और उसमें से क्वेश्चंस भी बहुत इजी पूछे जाते हैं। एक एक नंबर के भी अटेम्प्ट करते हैं तो बहुत आसानी से 15 मार्क्स आप आसानी से उसमें गेन कर सकते हैं, प्लस 3-3 नंबर आप उसमें से गेन कर सकते हैं। और जो मैंने आपको बताया ज्योग्राफी का जो मैप वर्क होता है उसकी प्रैक्टिस कीजिए, 6 नंबर बहुत आसानी से ले सकते हैं। तो ये नंबर बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। सामाजिक विज्ञान में अधिकतम मार्क्स लाने के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? मार्क्स लाना चाहता है तो 50 हमारे पोर्शंस अलग अलग डिवाइड है, हिस्ट्री से, सिविक्स से और ज्योग्राफी से सबसे ज्यादा आता है। 1-1 मार्क्स के जो होते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं, वो काफी सारे आएंगे, इस बार भी आएंगे, पहले भी आते थे, लेकिन इस पहले 10 आते थे तो इस बार 15 आएंगे। तो 15 में ऑप्शनल है आपके पास कि आप बहुत आसानी से इसमें स्कोर कर सकते हैं। प्लस जो ज्योग्राफी वाला पार्ट है उसमें जो मैप वर्क है उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो फुल ऑटो फुल इजीली आ सकते हैं। एक चीज इसमें और ये है कि अगर जैसे बच्चे 20 to 25 जो वर्ड्स के जो क्वेश्चन होते हैं जो 3 मार्क्स के होते हैं वो बहुत ज्यादा लेंथी कर देते हैं, उन्हें उन्हें पॉइंट्स में लिखना चाहिए। अगर वो पॉइंट्स में लिखेंगे तो बहुत इजी हो जाता है उन्हें एक्सप्रेस करना भी, और कह सकते हैं कि पॉइंट टू पॉइंट में जो चेकर होता है उसके लिए भी इसमें इजी हो जाता है मार्क्स देना। सपोज 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर आपने उसमें 3 पॉइंट्स लिखे हैं तो आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे। और अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर आपने उसे अलग अलग डिवाइड करके पॉइंट्स में ही आंसर दे रखा है तो वो भी आपके लिए बहुत गेनिंग मार्क्स का एक कह सकते हैं प्लस पॉइंट आपके लिए हो जाएगा, आपको उसमें भी फुल आउट ऑफ फुल मिल सकते हैं। एक्सप्लेन करने के लिए 3 या 4 लाइन एक पॉइंट में बहुत होती हैं, बच्चे बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्ट कर देते हैं और एक तरह से एक बिल्कुल पूरे आंसर शीट की हिस्ट्री बना देते हैं, तो उसमें जो चेकर होता है वो भी कंफ्यूज हो जाता है और जो बच्चा आंसर्स पुट कर रहा है वो खुद कंफ्यूज हो जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप उसको आंसर्स में आंसर पुट करने चाहिए। और कह सकते हैं जो सेक्शंस डिवाइड होते हैं, सेक्शन वाइज डिवाइड उसे आंसर्स लेने चाहिए। और दूसरी चीज क्या है कि जो उसको आंसर्स आते हैं उसे वो सबसे पहले पुट करे, सबसे पहले उन्हें ले और उसके बाद सोचने के लिए अगर उसके पास टाइम है तो उन्हें वो बाद में ले, जो उसे बहुत क्लियरली नहीं है कि ये आंसर सही है या गलत है। सामाजिक विज्ञान की बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करते हुए आपके क्या अनुभव रहे? कौन सी वो गलतियां हैं जो बच्चे बहुत कॉमनली करते हैं?
एक्चुअली में बच्चे क्या करते हैं, बहुत ज्यादा मिस्टेक्स वो ये करते हैं कि मैंने अभी बताया कि वो क्वेश्चंस लिखते हैं पे क्वेश्चन, बल्कि बोला जाता है उन्हें कि आप क्वेश्चंस मत लिखिए, आप डायरेक्ट आंसर्स लिखिए और जो आपने आंसर्स लिखे हैं उसके क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए। और हैंडराइटिंग पहले तो उनकी बहुत अच्छी, मतलब स्पीड रहती है, हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होती है, लास्ट तक आते आते उनकी हैंडराइटिंग इतनी कंफ्यूजन हो जाता है कि समझ में नहीं आता कि क्या लिखा हुआ है, तो इससे चेकर को भी प्रॉब्लम होती है। और तीसरी चीज क्या है, आंसर वो मेनली मैं बताया आपको पॉइंट्स में लिखने बहुत जरूरी है। और अगर वो पॉइंट्स में नहीं लिखते हैं और बहुत ज्यादा एक पैराग्राफ राइटिंग में पूरी आंसर शीट को, एक शीट को पूरी भर देते हैं, तो उसे चेकिंग में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और मेन उसमें जो हेडिंग्स होती हैं उसे वो अंडरलाइन भी नहीं करते हैं, क्योंकि जो चेकर होता है उसके पास बहुत सारी कॉपीज होती है चेकिंग करने के लिए, तो उस समय उसे आंसर्स क्लियर चाहिए, तो उसको उसकी क्लैरिटी के लिए उसे आंसर्स, जो पॉइंट्स उसने लिखे हैं, जो उसने हेडिंग्स लिखे हैं, उसे जरूर अंडरलाइन करें कि ये इम्पोर्टेंट है। स्पीड एक इसमें अपने आप में बहुत वो है कि अगर स्पीडली वो लोग लिखेंगे तो आंसर्स ज्यादा से ज्यादा, और उनके लास्ट में उनके लिए चेकिंग का टाइम भी मिल जाएगा, एक बार रिवीजन उसमें रिवाइज देखना कि क्या मिस्टेक्स है क्या है, उसके लिए अलग से वो 5 मिनट या कह सकते हैं 10 मिनट निकालने उनके लिए जरूरी है। टाइम डिवीजन लेके चले कि सेक्शंस जो है उनके इतने इतने टाइम में कंप्लीट हो जाएं कि उनके लास्ट में 5 या 10 मिनट्स जरूर बचे, और उन 10 मिनट्स में वो पूरा चेक कर लें दोबारा से, क्योंकि वो बोर्ड्स में बैठे हुए हैं, बार बार बोर्ड्स नहीं दे पाएंगे और मार्क्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। धन्यवाद मैम आपका, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां और हिस्ट्री ज्योग्राफी खासकर जिसके बारे में कहावत है जो हम लोगों ने शुरुआत में भी बात की कि जो एक बेवफा सब्जेक्ट है उसके बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे स्टूडेंट्स के साथ साझा की। उम्मीद है ये जानकारियां उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगी। तो मार्क्स स्कोर करने पे भी बातचीत हो गई, कॉमन मिस्टेक्स पे भी बात हो गई, और आपने क्या अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, और हाँ, लगातार बने रहिए इस चैनल पर बोर्ड एग्जाम सीरीज के लिए।